हम इस वीडियो में आपके लिए आए हैं जो कि एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न आपको है, ठीक, पूरा फॉर्मूला के साथ है और वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखो। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैद्युत प्रतिरोध, ये रहा आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत ऐसा कारक जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा कारक मतलब आप मान लीजिए एक सिंपल से उदाहरण ले लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने आपके रास्ते में आपके मार्ग में कोई चीज़, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, आपके मार्ग को वो अवरोध उत्पन्न करता है, रोकता है, तो वही जो कारक होगा वही प्रतिरोध होगा। यानी कि ऐसा कारक जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिरोध और इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक, मात्रक भी इसका है ओम होता है इसका मात्रक। ठीक, लेकिन ये इसका मात्रक हो गया और इसका फॉर्मूला देख लीजिए जिस पे न्यूमेरिकल बनता है कि ये रहा आपका कि प्रतिरोध बराबर, यानी वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होगा, P इंटू एल अपान ए, जहाँ पे L क्या है आपका, L आपका लंबाई है, क्या है, L आपका लंबाई है और ये आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है और P आपका नियतांक होता है। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चालकत्व क्या होता है आइए हम समझते हैं चालकत्व क्या होता है। ठीक है, तो चालकत्व यहाँ पे देखिए, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है, प्रतिरोध का जो उल्टा होगा, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे हम चालकत्व कहते हैं। यानी मार्ग, यानी धारा के मार्ग में कोई भी अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो वो होता है चालकता। ठीक है, और इसे हम C से पर दर्शाते हैं। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए चालकता बराबर, चालकता बराबर 1/R, यहाँ पे प्रतिरोध इसके व्युत्पन्न होगा यानी उल्टा होगा। तो इसका देखिए हम मात्रक क्या निकाल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है R है, ठीक, या R प्रतिरोध हम इसका ओम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्रतिरोध का मान हम जैसे ओम डालते हैं, ठीक है, ओम है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C बराबर यहाँ पे ओम इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका यहाँ पे देखिए, इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन, साइमन भी कहते हैं हम। ठीक है, साइमन भी इंपॉर्टेंट है, साइमन भी कहते हैं। कभी कभी ये भी ऑप्शन आ जाता है, इसको ना देखिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो आप ओम इनवर्स या साइमन यस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहा सेल स्थिरांक की परिभाषा व इकाई लिखिए। ठीक है, आपको सेल स्थिरांक की परिभाषा देना है और उसका मात्रक यानी कि इकाई भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, देखिए ये रहा आपका सेल स्थिरांक। ठीक है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यानी सेल जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी तथा और उनका जो क्षेत्रफल होता है उन दोनों के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम पॉट ले लेते हैं, यानी बर्तन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई व्हीकल ले लीजिए, ठीक है, इसमें हम कोई विलेन लिए हैं, ठीक, और इस पे कोई इलेक्ट्रोड, आप जानते हैं इसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। ठीक है, तो क्या होता है इनकी जो दूरी है, ये देख रहे हैं आप, ये कोई लिए हम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड मान लीजिए इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, और ये विलयन रहा इसमें। ठीक, तो इनका जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो इनके बीच की दूरी यानी यल है, मान लेते हैं हम यल है। ठीक है, और जो है इनका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जितना कि इसका एरिया है क्षेत्रफल, इसी के अनुपात को ही हम
जो है कि सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इसको तो हम एक्स से दर्शाते ही हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, एक्स बराबर यल यानी दूरी यानी लंबाई अपान ए, एरिया क्षेत्रफल हो गया। ठीक, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। मात्रक किसका ये होगा, ये आपका मोल इनवर्स में होगा। ठीक है, नहीं सॉरी मोल नहीं, ये एम यानी मीटर होता है। ठीक है, मीटर, मीटर होगा आपका। ठीक, ये मीटर होगा, मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये हम किसका मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, एरिया का मीटर या सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे देखिए मीटर मैं कर ही देता हूँ प्रूफ। यहाँ पे देखिए इसको हम मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो 1 मीटर इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, मीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो यहीं पे आप देखिए ये दिखाया है कि मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि मोलर चालकता की परिभाषा तथा इकाई लिखो। यानी देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। यही आपके एग्जाम में आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा या इसी से टॉपिक रिलेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोलर चालकता की परिभाषा क्या है उसको हमें देखना है। तो मोलर चालकता क्या है, यहाँ पे देखिए मोलर चालकता क्या है। ठीक, ये रहा आपका मोलर चालकता। यहाँ पे देखिए मोलर चालकता क्या है कि एक मोल विद्युत अपघट्य यानी एक विद्युत अपघट्य है उसमें 1 मोल है वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी 1 मोल विलयन में उसमें जो विद्युत अपघट्य की चालकता होती है उसे हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल बनता है लेमडा एम यानी मोलर चालकता बराबर यहाँ पे के क्या है आपका कप्पा है। ठीक, कप्पा जिसे कहते हैं। ठीक, विशिष्ट चालकता होता है और इनटू ये आपका रहा 1000 अपान मोल, ये आपका मोलरता होता है। ठीक है, तो ये रहा। और इसका देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका यहाँ पे देखिए मात्रक भी वही होगा इसका, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए मात्रक इसका साइमन सेंटीमीटर या मोल। ठीक है, या तो इसका ओम कह सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब अपने आप से स्वतंत्र हैं, या आप साइमन लिखिए या तो आप ओम लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा या तो ये आप लिख सकते हैं साइमन सेंटी स्क्वायर मोल या मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपान मोल। ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आप लिखेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो ये रहा इसका मात्रक और आपने मोलर चालकता के ये देखिए ये रहा इसका सूत्र जिससे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि तुल्यांकी चालकता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, अब क्या था उसमें आपका मोलर चालकता था, मोल था, वही सेम क्वेश्चन है बस केवल उसमें मोल था, इसमें तुल्यांकी है। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है, इसको भी हम देखते हैं कि तुल्यांकी चालकता होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुल्यांकी चालकता क्या है। तुल्यांकी चालकता यानी 1 ग्राम, उसमें 1 मोल था, इसमें है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लेमडा EQ से दर्शाते हैं। ठीक, ये है, यही है तुल्यांकी चालकता। आइए इसके मात्रक को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे जिस पे न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इसका फॉर्मूला, यानी यहाँ पे तुल्यांकी चालकता लेमडा EQ अपान यहाँ पे देखिए के कप्पा है और ये आपका 1000 से मल्टीपल है और ये आपका रहा तुल्यांकी। ठीक, एन को हम तुल्यांक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये रहा। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक वही होगा ओम, ओम मतलब ओम या लिख सकते हैं या फिर आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान तुल्यांक, या फिर यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, वही है, बस इसके सिंबल को लिखा गया है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये आप रट लीजिए या तो याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुविकल्पी में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका,
कि कोलराउस का नियम क्या है तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर से ज़रूर आएगा आप में, ठीक है। इसको आपको मतलब देखकर, समझकर, पढ़कर, लिखकर, जो भी मतलब साम दांड दंड भेद सब यूज करके ही जाना है, ठीक, ये प्रश्न के लिए, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कोलराउस के नियम को हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम है क्या आखिर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम ये रहा आपका कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत ताप पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कोई यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, किसी ताप पर हम इसको ले रखे हैं, ठीक है। ये विद्युत अपघट्य है, इसमें कोई भी अपघट्य है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, शॉर्ट लगा देते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए, ये इसका कोई काम नहीं है लेकिन ये आपको बता देता हूँ मैं, वीकर मान लीजिए। तो ये आपका जो है, ये आपका विद्युत अपघट्य है। ये इसमें मान लीजिए NaCl होता है, ठीक, N प्लस और Cl माइनस होता है। तो इनका जो प्लस और माइनस निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे NaCl निकलेगा, NaCl का जो ये होगा, इसका मतलब एक तो यहाँ पे देखिए Na प्लस में चला जाएगा और Cl माइनस में चला जाएगा, तो इन्हीं दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक। यही बताता है कोलराउस का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई पदार्थ ले लिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि लैम्डा m, ठीक है, और यहाँ पे इसके बराबर देखिए कि Na प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे अनंत है, ठीक है, अनंत ताप पर रखा गया है। तो इन दोनों के योग के बराबर ही जो है, यही है आपका कोलराउस का नियम, ठीक। तो ये तो हो गया कोलराउस का नियम। लेकिन हम अगर आप इतना ही बस बता के रखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसका अनुप्रयोग, यहाँ पे देखिए कि अनुप्रयोग जब तक आप नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अनुप्रयोग भी पूछा गया है प्रश्न में। तो चलिए अनुप्रयोग हम बताते हैं, अनुप्रयोग क्या है कोलराउस के नियम का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग जो है वो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, एक कंडीशन यहाँ पे हम ले लेते हैं कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में ही अनुप्रयोग इसका लेते हैं हम कोलराउस के नियम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत ताप पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, इसमें मतलब मोलर चालकता होगा और विद्युत मोलर चालकता, ठीक। और जो है कि इसका विद्युत अपघट्य में, अनंत ताप पर विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता के अनुपात जो होगा, उसी को यहाँ पे देखिए कि फॉर्मूले में, सूत्र में समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है परिभाषा में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये रहा, पहले तो ताप सांद्रता पर हो गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए वियोजन की कोटि में, तो यहाँ पे यानी कि सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य, ठीक, और है कि ताप, यानी दो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सांद्रता हो गया और ये ताप हो गया। इन दोनों के ही अनुपात को ही जो कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में होता है, जो कि कोलराउस के नियम में होता है, अनुप्रयोग होता है, कोलराउस के नियम में प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि ये वियोजन की कोटि है, तो C यानी कि यहाँ पे डेल्टा सांद्रता, ठीक है, सांद्रता का अपघट्य हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये ताप का हो गया, ठीक है जी। तो जाके ये आपका होता है अनुप्रयोग में, ठीक है। अनुप्रयोग में अगर पूछेगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित नियम लिखिए, ठीक है। फैराडे का आपको नियम लिखना है, बताना है, वो भी वैद्युत अपघट्य के संबंध में, ठीक है। तो फैराडे का नियम हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले उसके नियम को देखते हैं कि कितना नियम होता है।
ज़्यादातर फैराडे का बस केवल 2 ही नियम है, ठीक। तो फैराडे का 2 नियम यहाँ पे देखिए कि फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंध में 2 नियम है, ठीक। 2 नियम है, तो प्रथम पहला नियम, हम 2 होंगे तो पहला और दूसरा होगा। तो हम पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि पहला नियम, ये रहा आपका पहला नियम। पहला नियम है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, या विलयन में प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। कोई पदार्थ भी है, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है कोई विद्युत अपघट्य है, यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक। ये 2 रोड हम ले लिए हैं, ठीक है। इस पे कोई पदार्थ मान लीजिए W है, ठीक। तो इन्हीं का जो, इन इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाला पदार्थ है, ये जो इस पे चल रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, इन पर जो यही चल रहा है, तो ये जो विलयन होगा ना, ये विलयन में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी विलयन के परिणाम के समानुपाती होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई Q यहाँ पे, ठीक है, विलयन में Q, ठीक, ये है। तो यहाँ पे देखिए जैसे W यहाँ पे, ये रहा, नहीं दिख रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए विलयन Q है, ठीक, और ये कोई पदार्थ है, ठीक। तो जैसे पदार्थ के विलयन का मतलब समानुपाती होता है पदार्थ जो मुक्त होती है धारा उसमें, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई पदार्थ W लिए हैं, इसी के विलयन की जो मूलता उसके समता समानुपाती ये है, ठीक है। तो ये रहा, इतने को हम जो कि फैराडे का प्रथम नियम में बस केवल यही बताता है, ठीक है। और इसका जो फैराडे का सूत्र मतलब पहले का निकलेगा जिस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम W है, W समानुपाती ये Q है, ठीक है। तो हम अगर आगे यहाँ पे हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, ठीक है, तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, ठीक, जो बदला नहीं जाएगा, कांस्टेंट होगा वो। तो यहाँ पे जैसे हम Z मान लेते हैं, ठीक है, तो ये ZQ हो जाएगा, ठीक। क्यों? यानी कि धारा, यानी क्या होगा यहाँ पे आगे W बराबर यहाँ पे ZIT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये धारा होगा और ये समय होगा, Q बराबर यही होता है, Q बराबर I, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होगा जिसपे कि फैराडे के प्रथम नियम में इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम फैराडे का द्वितीय नियम देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए कि द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम है कि यानी जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाला पदार्थ होता है, यानी कि W मान लीजिए कोई पदार्थ हमने माना है, वो जो पदार्थ होगा वो मात्रा जो होगी तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगी। यानी कि कोई भी यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, ये तुल्यांकी, इसका मान लीजिए यहाँ पे कोई है, हम E1 मान लेते हैं, ये कोई क्या है, तुल्यांकी है, ठीक है, ये तुल्यांकी, ठीक ठीक। ये तो कुछ भी यहाँ पे हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अनेक सारे पार्टिकल होंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई W1 या W2 है, ठीक। तो जैसे कि इसका जो समानुपात होगा, यानी यहाँ पे W1 समानुपात E1, ठीक, दूसरा होगा W2 समानुपात E2। तो इसके बराबर हम जैसे कि ये एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि W/W2 इजकल टू, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यही ये जो बता रहा है यही आपका फैराडे का द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण सहित समझाइए। यानी उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये रहा आपका, ठीक है। किसी धातु की क्षण है, कोई भी क्षण है, मान लीजिए हम जिंक या कॉपर कुछ भी ले सकते हैं, कोई धातु की क्षण है जो
25 डिग्री सेल्सियस पर एक समय, यहाँ पे ताप देखिए दिया है निश्चित, मान लीजिए कोई 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु का आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के साथ जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी मतलब छड़ है उसका, ठीक है, जो उसका जो धातु में जो आयन सांद्रता जो विलयन घुला होगा, जो डुबोया होगा, जैसे कि NaCl में ही होता है आपका, तो उसका जो इलेक्ट्रोड जो हो है, इलेक्ट्रोडों की जो यहाँ पे तापमान और विलयन की जो मतलब डुबोने पर जो विभव, यानी कि जो उनके बीच में जो विभव उत्पन्न होता है, यानी जो विभवांतर होता है, उसी को जो है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कोई यहाँ पे है, ठीक, ये कोई यहाँ पे ये कोई छड़ है, ठीक, कोई भी छड़ है, ठीक है, और ये आपका जो है कि क्या है, सांद्रता वाला विलयन है और इसमें आपका डुबोया हुआ है। तो इन दोनों के बीच, यानी कि इसके और इस छड़ के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा, यानी कि जो विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही जो हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कि यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कहते हैं इसे। ठीक, तो इनके बीच का जो विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि मतलब जो सांद्रता एक विलयन में जो छड़ डूबी होती है, कोई भी विलयन है उसमें जो कि छड़ डूबा रहेगा, तो उन विलयन और छड़ के मध्य में जो विभव उत्पन्न होगा वही विभवांतर जो होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसका थोड़ा कि उदाहरण जो है कि हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का। जैसे कि उदाहरण ये है आपका कि यहाँ पे उदाहरण कोई भी जेडियन यानी जिंक की धातु है, ठीक है, तो ये इसका जो विलयन में टूटेगा या तो प्लस में एक माइनस में टूटता है, ठीक, यही होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो कोई विभवांतर मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिंक पर एक मानव अपचयन विभव है कि हमने अपने मन से माना है 0.76, ठीक, ये है, ठीक, यही इसका एक मानक अपचयन विभव है कि उन दोनों सांद्रता वाले विलयन और जिंक जैसी छड़ के बीच में ये विभव जो कि उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसके बारे में थोड़ा सा दो लाइन कि देखिए धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति, यानी अर्थात जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति की परिणात्मक माप है। ठीक है, वही चीज़ है कि जब वो कि ऑक्सीकृत होता है, ठीक, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी रखता है क्योंकि विभव उसमें उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही रहा आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं जो लिख दे रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जरूर आएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यानी नेंसर्ट समीकरण क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ये आपको नेंसर्ट समीकरण क्या है ये बताना है और इसके सूत्र के बारे में भी बताना है, जिसपे आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ठीक है, और 100% गारंटी है कि इस चैप्टर विद्युत रसायन से वहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि नेंसर्ट समीकरण है क्या। नेंसर्ट समीकरण यहाँ पे देखिए, नेंसर्ट समीकरण क्या है, नेंसर्ट समीकरण यानी कि यहाँ पे देखिए नेंसर्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव हो गया और जो सांद्रता यानी जो विलयन की सांद्रता है उन दोनों के बीच में ही जो संबंध बताए वही आपका समीकरण नेंसर्ट समीकरण कहलाता है। जैसे कि मानव इलेक्ट्रोड विभव में आपने देखा था बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा था उन दोनों के संबंध में विलयन और छड़ के,
तो वही चीज़ यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक, उसमें विभव उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का संबंध देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसके अनुसार यानी कि नेल्सन समीकरण के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव आ गया, यहाँ पे विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु के आयन की सांद्रता के बीच में जो निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक है, वही नेल्सन समीकरण का होता है। तो इसके संबंध में जो इसका सूत्र है यानी कि जो इसका संबंध है, इसी के मतलब जो संबंध है, जो इसके मतलब जो निकल रहा है नेल्सन समीकरण, जो समीकरण बन रहा है, जो न्यूमेरिकल आता है आपका बोर्ड में, वो देखिए यहाँ के संबंध जो सूत्र है उसको हम देखते हैं कि कैसा है वो। तो यहाँ पे देखिए कि ये रहा है आपका, यहाँ पे आप देखिए ना कि जैसे कि ई बराबर ये क्या है, नेल्सन समीकरण को हम मान लेते हैं कि ई से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट आपका क्या है, ई नॉट माइनस, ठीक, अभी इसको हम देखेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान एन और एफ। ठीक, ये और log 10 के बाद 1 अपान m1 प्लस, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा छोट करके यानी फैराडे के अनुसार थोड़ा सा छोट करके यहाँ पे इसको आसान बनाने के लिए आप या तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपान के n। ठीक, और यहाँ पे log 10 1 के अपान mg प्लस। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन क्या क्या है। ठीक है, बस सिंपल सा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रोड विभव है, यानी जो नेल्सन समीकरण बता रहा था बीच में जो, वो इलेक्ट्रोड विभव है। और ई नॉट क्या है आपका, मानव इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, और आपका आर क्या है, आर आपका गैस नियतांक है। ठीक, गैस नियतांक है, और टी आपका परम ताप है, परम ताप है। ठीक है, और एन आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। ठीक, एन आपका केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे यफ तो सिंपल सी बात है, फैराडे नियतांक है। ठीक, और यम एन प्लस जो है, ये प्लस है यानी आयन दिखाएगा। ठीक है, कितने यहाँ पे अणु हैं यानी कि आयन दिखाएगा, तो ये क्या है, धातु के आयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, ये आपका यम एन प्लस, ठीक, ये दिखाता है आपका। ठीक, तो यही रहा आपका क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। अभी तो हम सूत्र और जो है कि और परिभाषा लेके आए हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में इमोजी सेंड कीजिए, जो हम न्यूमेरिकल भी लेके आए इन सभी सूत्रों पर। ठीक है, लेकिन आपको जो है कि कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी ये समझ पाएँ, आपके क्लासमेट भी ये प्रश्न देख पाएँ और समझ पाएँ, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर ले आ पाएँ। और एक लेटेस्ट अपडेट और है आपके लिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, अभी मान लीजिए आज से पूरे 3 महीने हैं, आपके पास पूरा पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कमी नहीं है। आप अभी से अच्छे से लग जाइए, मन से पूरा, ठीक है, तन मन से लग जाइए। 3 महीना है, अच्छे से पढ़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूरा 95 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 महीना है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नमस्कार।